Hello everyone, welcome to EduTap. So in today's JAP Foundation series, we'll be discussing the topic Advance Against Gold Ornaments. तो अगर आप अपने गोल्ड की ज्वेलरी को गिरवी रख के लोन लेना चाहते हैं तो बैंक आपको लोन देगा, चाहे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन चाहिए, चाहे आपको नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन चाहिए है। अगर बैंक गोल्ड कॉइन्स के अगेंस्ट आपको लोन देता है तो बैंक को ये इंश्योर करना है कि जो गोल्ड लोन का जो पैसा है वो अप्रूव्ड और नॉन स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए ही यूज़ किया जाएगा। एंड बैंक्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि उन्हें एडवांस देने से बचना है सिल्वर बुलियन ट्रेडर्स को स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद बैंक्स जो लोन देते हैं अगेंस्ट दी गोल्ड ज्वेलरी, उसका जो नेचर ऑफ चार्ज क्रेडिट होता है वो प्लेज है, यानी कि गोल्ड बैंक के पास रहेगा, बैंक की पोजेशन में रहेगा। अगर आपने लोन लिया है और आप जब लोन का पैसा चुका देंगे आपको अपनी ज्वेलरी वापस मिल जाएगी। कुछ बैंक्स इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेने के क्या एडवांटेजेस हैं, लोन देने के क्या एडवांटेजेस हैं। एक तो जो गोल्ड का वैल्यूएशन है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लोगों को पता होता है कि क्या प्राइसिंग है गोल्ड की, और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग मेथड्स है गोल्ड की क्वालिटी चेक करने के लिए। एंड जैसी प्योरिटी होती है उसके हिसाब से फिर लोन मिल जाता है। गोल्ड को स्टोर करना काफ़ी इजी रहता है, गोल्ड ड्यूरेबल होता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है, इसे कैरी करना ट्रांसपोर्ट करना इजी है। इसकी प्राइस की जो वॉलेटिलिटी है वो मॉडरेट होती है, ज़्यादातर इसका प्राइस बढ़ता ही है, गोल्ड का ज़्यादातर जो प्राइस है वो बढ़ता ही है, और इसमें काफ़ी हाई लिक्विडिटी है। इसको सेल करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप किसी भी ज्वेलर के पास जाके जो है गोल्ड ऑर्नामेंट्स बेच सकते हैं, वो विलिंगली खरीद लेगा। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि इसकी ना ओनरशिप की वेरिफिकेशन के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। इंडिया में ज़्यादातर लोग गोल्ड के इन्वॉइसेस नहीं रखते हैं, तो ओनरशिप को इस्टेब्लिश करना कई बारी मुश्किल हो जाता है। और वैल्यूएशन ज्वेलरी की तब मुश्किल हो जाती है जब वो स्टडेड ज्वेलरी होती है कि कुछ कोटिंग हो रखी है। आजकल प्योर येलो गोल्ड तो लोग पहनते नहीं है, कोई कोटिंग है, कोई वाइट कोटिंग है ना, हॉलो ऑर्नामेंट्स होते हैं, तो उनकी जो वैल्यूएशन है कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड्स जो होते हैं उतने प्रिसाइज नहीं होते हैं। गोल्ड को थोड़ा सा जब आप तोड़ के वैल्यू करते हैं ना, जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है वो बेटर मानी जाती है, लेकिन फिर ऑब्वियसली जो ज्वेलरी है उसको तोड़ना तो फिर जो गिरवी रख रहा है उसे भी सही नहीं लगेगा। बट इट इज़ अ मेथड विच हैज़ टू बी यूज्ड। एंड सेलिंग गोल्ड ज्वेलरी ऑफन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट डिडक्शन बाय ज्वेलर्स। जब भी आप ज्वेलरी आपकी पुरानी, अगर आप बैंक के पास जो गिरवी रखी थी और आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया, बैंक अगर उस ज्वेलरी को कभी भी बेचने जाएगा तो काफ़ी बार जो ज्वेलर्स होंगे वो डिडक्शंस करते हैं, मेकिंग चार्जेस, ये चार्जेस काफ़ी कुछ काट देते हैं, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइसेस पे बिकती है ज्वेलरी बहुत बार। एंड इनमें रिस्क रहता है गोल्ड ज्वेलरी के लॉस का, थेफ्ट के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स बैंक को देखने हैं जब वो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देंगे। पहला तो बैंक को अपनी बोर्ड की पॉलिसी होनी चाहिए गोल्ड लोन के रिगार्डिंगली, और लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा, 75% ऑफ द वैल्यू ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो गोल्ड की वैल्यू अगर 1 लाख है तो 75,000 से ज़्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। प्योर गोल्ड, रॉ गोल्ड, बुलियन गोल्ड, उनके अगेंस्ट आपको लोन नहीं मिलता है। ठीक है, अगर कुछ स्पेशली मिंटेड गोल्ड कॉइन्स हैं बैंक के, उसको कोलेट्रल रख के अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो जो गोल्ड का जो वेट है वो 50 ग्राम्स पर कस्टमर से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली मिंटेड जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं बैंक के। उसके बाद बैंक सीलिंग भी डिसाइड कर सकता है कि अगर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए लोन देना है तो हमने गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है। एंड लोन अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड कॉइन्स अप टू 50 ग्राम शुड बी विद इन दी बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट। तो जो भी लोन होंगे विद इन बोर्ड अप्रूव्ड लिमिट होंगे। और जो एग्रीकल्चर लोन दिया जाएगा गोल्ड के अगेंस्ट, उसका रीपेमेंट पीरियड कितना होगा, ये डिपेंड करेगा हार्वेस्ट एंड मार्केट ऑफ द प्रोड्यूस के हिसाब से। मार्केटिंग और हार्वेस्टिंग के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि अच्छा इतने टाइम में ये फसल बेच देगा, इसके पास पैसा आ जाएगा, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है रीपेमेंट पीरियड। लेकिन अगर आपने नॉन एग्रीकल्चरल लोन लिया है तो टेन्योर काफ़ी ज़्यादा पर्पस पे डिपेंड करता है, लेकिन
अगर वो बुलेट रीपेमेंट है जिसमें आप सारा पेमेंट इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का मैच्योरिटी पे करोगे, तो ऐसा लोन 12 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं दिया जा सकता। तो मैंने अगर बोला बैंक को कि मुझे लोन दे दो लेकिन मैं बुलेट रीपेमेंट करूँगी, बुलेट रीपेमेंट में क्या होगा कि मैंने जब जितने टाइम के लिए लोन लिया है उस टाइम पीरियड के एंड में मैं सारा पैसा बैंक को वापस करूँगी, इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे करूँगी। तो ऐसा लोन 1 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार लोन का पैसा वापस मिल गया बैंक को तो फिर वो जो प्लेजर है यानी कि बोरवर को वो गोल्ड वापस मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें बैंक के पास जनरल लियन होती है कि इवन अगर गोल्ड लोन का पैसा चला भी गया, बैंक के पास चला भी गया, तो भी कई बार बैंक कस्टमर के ऑर्नामेंट्स को रिटेन कर लेते हैं बाकी कोई ओवरड्यू लोन की रीपेमेंट होने तक। ठीक है, अगर डिफॉल्ट हो गया लोन में तो बैंक के पास ऑप्शन है कि वो ऑर्नामेंट्स को सेल कर सकता है ऑक्शन के द्वारा या फिर प्राइवेट सेल के द्वारा, लेकिन पहले जो प्लेजर है यानी कि बोरवर है उसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर रीजनेबल नोटिस देना ज़रूरी है। बिना नोटिस के अगर आप किसी कस्टमर की ज्वेलरी सेल कर दोगे तो जो बोरवर को लॉस हुआ है वो बैंक को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बैंक ने आपको नोटिस भेज दिया कि आपकी जो ज्वेलरी है हम बेचने वाले हैं बिकॉज आपने लोन का पैसा नहीं चुकाया है, तो जो नोटिस ऑफ सेल है जो उसमें भी खर्चे हुए हैं ऐड करने में वो भी बोरवर से ही वसूले जाएंगे। और मान लो ज्वेलरी बिक गई, अगर कुछ पैसा बच जाता है तो फिर वो बोरवर को वापस कर दिया जाता है। और गोल्ड की जो ज्वेलरी है उसको उसके लिए अप्रेजर्स अपॉइंट होते हैं, उसकी वैल्यू उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए अप्रेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। और ये जो गोल्ड लोन्स होते हैं दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो भी हमारे प्रोविजंस हैं। कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं गोल्ड लोन देते समय। एक तो केवाईसी कंप्लायंस होना ज़रूरी है, ओनरशिप का वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। कैसे करोगे आप एक डिक्लेरेशन फॉर्म लोगे बोरवर से जिसमें वो ये अग्री करेगा कि उसकी ज्वेलरी वो बैंक के पास गिरवी रख रहा है। और सिक्योर हैंडलिंग होनी चाहिए गोल्ड की जब भी गोल्ड को प्लेज करना है। एक तो प्लेज का जो नेचर ऑफ चार्ज क्रेडिट है वो प्लेज्ड है एंड वो रिलीज्ड होंगे कहाँ पे, बैंक के पास कहाँ पे होंगे, ऑथराइज्ड ऑफिशियल के रूम में ही उन्हें रिलीज किया जाएगा। एंड बैंक अप्रूव्ड ज्वेलर या श्रॉफ को एज एन अप्रेजर अपॉइंट करता है एंड सिक्योर एडिक्वेट इंडेमनिटी फॉर देम इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड एन इंडेमनिटी बॉन्ड भी उनसे लिया जाता है। ठीक है, जब किसी ज्वेलर को अपॉइंट किया जाता है कि तुम अप्रेजर हो तो उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करवाया जाएगा। ज़्यादातर जो वैल्यूएशन है वो बैंक के प्रीमाइस में होनी चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर पॉसिबल नहीं है कि बैंक के प्रीमाइस में गोल्ड की ज्वेलरी का वैल्यूएशन हो तो ट्रांजिट में पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए हैं। ठीक है, ये जैसे कि लॉक्ड बॉक्स होना चाहिए कीज के साथ जिसके अंदर गोल्ड रखा जाएगा। ठीक है, जिसकी सेपरेट कीज होंगी अप्रेजर्स के पास और बैंक के पास एंड साथ में एक स्टाफ का मेंबर जाता है रिस्पॉन्सिबल होगा जो इस पूरे ट्रांजिट के लिए। और इन ट्रांजिट जब गोल्ड रहता है तब भी उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि इन ट्रांजिट अगर रास्ते में कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो इंश्योरेंस से कवरेज होना चाहिए। और जो अप्रेजर है जब उसने अप्रेज कर लिया कि क्या प्योरिटी है कितने का है गोल्ड, तो वो पूरी एक डिटेल्ड सर्टिफिकेट देगा, अप्रेजर सर्टिफिकेट देगा जिसमें पूरी डिस्क्रिप्शन होगी फिनिश की, नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, यानी कि स्टोन्स के साथ स्टोन्स के बिना कितना वेट है गोल्ड का। एंड जो वैल्यूएशन होती है वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस के हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बताएंगे। एंड गोल्ड का जो कंटेंट है सिर्फ उसको लोन वैल्यू के लिए देखा जाता है, लेबर चार्जेस वगैरह डिडक्ट कर दिए जाते हैं बीच में से। एंड अप्रेजर फिर अपनी वैल्यूएशन रिपोर्ट को साइन करके देता है जो लोन डॉक्यूमेंट्स के साथ रखा जाता है, जो अप्रेजर का जो डॉक्यूमेंट है। और बैंक जो है हॉलमार्क्ड ज्वेलरी को प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसकी जो प्योरिटी है वो एश्योर्ड होती है। एंड बैंक को ये चीज़ भी ध्यान में रखना चाहिए कि कब वो हॉलमार्क्ड वाली ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं, कब वो बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं, उस हिसाब से इंटरेस्ट और मार्जिन पे भी फर्क पड़ सकता है। अब जो लोन दिए जाते हैं वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिए जाते हैं, प्योरिटी ऑफ गोल्ड के हिसाब से दिए जाते हैं। अब ये मार्केट वैल्यू कौन सी होगी, यूजिंग द एवरेज क्लोजिंग प्राइस of 22 carat gold for the preceding 30 days as quoted by the Indian Bullion and Jewelers Association Limited। तो इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लिमिटेड का जो एवरेज क्लोजिंग प्राइस बताएंगे वो 22 कैरेट गोल्ड का पिछले 30 दिन का एवरेज जो होगा वो माना जाएगा। अगर आपकी ज्वेलरी 18 कैरेट की है तो उसको पहले 22 के टर्म्स में कन्वर्ट किया जाएगा, फिर आपको
लोन दिया जाएगा। रीप्लेजिंग करना अलाउड नहीं है कि यहाँ पे प्लेज है फिर उसको रीप्लेज कर दिया, ये चीज़ जो है नहीं अलाउड है कि मनी लेंडर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, वो सब नहीं अलाउड है। जब अब बैंक के पास गोल्ड रहता है तो सिक्योर्ड रखना है, स्मॉल सील्ड बैग्स में रखना है और उस बैग पे टैग लगाना है लोन अकाउंट नंबर का और नाम लिखना है, और जो ट्रेज होंगी सारे गोल्ड की वो लोन अकाउंट नंबर्स के अकॉर्डिंगली अरेंज होनी चाहिए है। कोई स्ट्रॉन्ग रूम या फायर प्रूफ रूम होना चाहिए जो कि जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए। अब ज़्यादातर जो गोल्ड लोन दिया जाता है 1 साल के लिए दिया जाता है, बट कुछ डिमांड और टर्म लोन्स की जो टर्म है वो 60 मंथ्स तक के लिए भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मान लो किसी ने लोन दिया था 10 लाख का, उसने 5 लाख चुका दिए, तो क्या बैंक उसको 5 लाख तक की ज्वेलरी वापस कर सकता है, पार्ट रिलीज कर सकता है, लेकिन बैंक को ये ध्यान रखना है कि जो बाकी ज्वेलरी बैंक के पास बची है वो एडिक्वेटली विद मार्जिन सारा बाकी के लोन की वैल्यू को कवर करता हो। वैसे तो बैंक को कोशिश करनी चाहिए कि वो गोल्ड अपने पास रखें, लेकिन कई बार अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में अगर उन्हें थर्ड पार्टी को गोल्ड ऑर्नामेंट्स डिलीवर करने पड़ते हैं तो उन्हें लेटर ऑफ अथॉरिटी लेना पड़ेगा, बोरोवर से कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे, पता हो कि ठीक है ये थर्ड पार्टी के पास है। और इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप बोरोवर को नोटिस भेजोगे कि तुम रीपेमेंट कर दो। अगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं आता है तो एक रजिस्टर्ड पोस्ट भेजो, ठीक है, बताओ कि हम ऑर्नामेंट्स को ऑक्शन करने वाले हैं। और बीच बीच में बैंक्स में भी सरप्राइज चेक्स होते रहने चाहिए गोल्ड और सिल्वर पैकेट्स के, ठीक है। जो ऑफिसर्स की जॉइंट कस्टडी में गोल्ड है वो नहीं चेक करेंगे, कोई नया ऑफिसर आके चेक करेगा जो अपने अलग से रजिस्टर में सब कुछ नोट करके रखेगा कि क्या गोल्ड जैसे रखना चाहिए वैसा रखा गया है या नहीं। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारे क्विक रिवीजन बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 17 मई को आपका पहला ओरिएंटेशन क्लास एंड 18 मई से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। एंड हर सब्जेक्ट की दिन में 2 क्लासेस होंगी। जैसे पहले आईएफएस का कंपोनेंट होगा, सुबह 6:30 से 9 और शाम को 6:30 से 9 आपकी क्लास होगी। सो विद इन वेरी लिमिटेड टाइम 31 मई तक आपका सिलेबस जो है पूरा रिवाइज करवा दिया जाएगा। एंड इसमें लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो अभी आप क्विक 80 कोड यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप इट विल बी हेल्पफुल इन योर प्रिपरेशन। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम लोन टू वैल्यू रेशो अलाउड फॉर लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी। तो अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन देते हैं बैंक आपको कितना लोन देगा, 75%। तो लोन टू वैल्यू रेशो कितना होगा, 75%। अगला है व्हाट मस्ट अ बोरोवर प्रोवाइड टू द बैंक टू वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स की वेरिफिकेशन करने के लिए, ओनरशिप की वेरिफिकेशन करने के लिए डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप जो है वो बोरोवर को देना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशंस गोल्ड प्राइस शुड बैंक्स रेफर टू फॉर वैल्यूइंग गोल्ड ज्वेलरी। तो गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यूएशन के लिए इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लिमिटेड जो इंस्टीट्यूशन है उसके गोल्ड प्राइस के थ्रू वैल्यूएशन की जाती है। तो बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है फॉर हाउ लॉन्ग कैन डिमांड लोन्स टर्म लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ऑर्नामेंट्स बी एक्सटेंडेड। तो कितने टाइम के लिए लोन दिया जा सकता है, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स, 36 मंथ्स, 60 मंथ्स। तो यहाँ पे जो लोन है आपका 60 मंथ्स के लिए मैक्सिमम दिया जा सकता है। टिपिकली 1 ईयर के लिए दिया जाता है बट इट कैन बी 60 मंथ्स ऑल्सो। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है तो प्लीज गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।